क्या कभी इस अजीब से विरोधाभास पर ध्यान गया है कि एक तरफ हम डिजिटल इंडिया के दौर में जी रहे हैं। हाँ, जहाँ सब कुछ बस एक क्लिक पर हो जाता है। बिल्कुल, मतलब फोन के एक क्लिक से कोई भी इंसान दुनिया के किसी भी कोने में लाखों रुपए ट्रांसफर कर सकता है। सेकंडों का काम है। सही कहा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसी देश के किसी राजस्व विभाग के एक धूल भरे कमरे में एक क्लर्क की कलम से निकली स्याही की एक गलत लकीर किसी का पूरा वजूद मिटा सकती है। ये सच में एक बहुत ही डराने वाली सच्चाई है। मतलब जब हम दस्तावेजों और सबूतों की बात करते हैं तो अक्सर लगता है कि कागज झूठ नहीं बोलते। हाँ, कागजों पर तो अंधा विश्वास होता है सबका। बिल्कुल, लेकिन जरा सोचिए, अगर उन कागजों को संभालने वाला तंत्र ही उन्हें हथियार बना ले तो फिर क्या होगा? यही तो सबसे बड़ा सवाल है और आज के इस डीप डाइव में हम इसी खामोश दुनिया में उतर रहे हैं। हम आजमगढ़ के लचीरामपुर गांव के शिव गोविंद सिंह के मामले की परतें खोलेंगे। हाँ, और ये चर्चा बहुत जरूरी है क्योंकि ये मामला शुरू तो एक साधारण भूमि विवाद के रूप में हुआ था। जी। लेकिन अब ये प्रशासनिक भ्रष्टाचार और हमारी व्यवस्था की जो खामियां हैं उन्हें उजागर करने वाली एक बहुत बड़ी केस स्टडी बन चुका है। एकदम सही। और आज की हमारी इस चर्चा का जो आधार है उसमें आधिकारिक शिकायतें शामिल हैं, कोर्ट रीडर की जांच आख्या है और आज मतलब 19 मई 2026 तक के जो भी घटनाक्रम हुए हैं उनका पूरा पुलिंदा हमारे सामने है। तो हम एक खोजी पत्रकार के नजरिए से इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए इससे गहराई से समझते हैं। शिव गोविंद सिंह एक 60 वर्षीय बुजुर्ग किसान है, दिल के मरीज भी हैं। उनके पास 1.919 हेक्टेयर पुश्तैनी जमीन है और ये जमीन उन्हें उनके पिता गोरखनाथ सिंह से 7 चकों के रूप में मिली थी, जिसके गाटा संख्या 96 से लेकर 454 के बीच आते हैं। और देखिए, किसी भी किसान के लिए ये जमीन सिर्फ एक भौतिक संपत्ति नहीं होती, यह उनका स्वाभिमान है, उनके जीवन का आधार है। बिल्कुल, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि ये जमीन जो पीढ़ियों से उनकी है कागजों पर अचानक किसी और की हो जाती है। हाँ, और इस कहानी की जड़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस प्रक्रिया को समझना होगा जिसे चकबंदी कहते हैं। जो जमीनों को इकट्ठा करने के लिए होती है ना? बिल्कुल। भारत में चकबंदी एक ऐसी व्यवस्था है जिसका मूल उद्देश्य ही यही था कि किसानों की जो बिखरी हुई जमीनें हैं उन्हें एक जगह इकट्ठा किया जाए ताकि खेती आसानी से हो सके। सुनने में तो ये बहुत अच्छी योजना लगती है। लेकिन जमीनी स्तर पर कहानी कुछ और ही है। जब पूरे गांव की जमीनों का रिकॉर्ड एक साथ खोला जाता है, नक्शे दोबारा खींचे जाते हैं, तो यही वो समय होता है जब भूमाफिया और भ्रष्ट तंत्र सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। रुको, यहाँ मैं थोड़ा शैतान का वकील बनना चाहूंगी, मतलब डेविल्स एडवोकेट। हाँ, बताइए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये महज एक लिपिकीय त्रुटि हो? मतलब एक क्लर्किकल मिस्टेक। जो लोग इन भारी भरकम रजिस्टरों में एंट्री करते हैं वो भी तो आखिर इंसान ही है। ये सवाल लाजमी है ना? मतलब टाइपिंग में गलती हो सकती है, किसी से कोई गलत नाम लिखा जा सकता है। हम इतनी जल्दी इस नतीजे पे कैसे पहुंच सकते हैं कि ये भूमाफियाओं की ही कोई सोची समझी साजिश है? देखिए, अगर हम राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली के जो मैकेनिक्स हैं उसे समझे तो ये क्लर्किकल मिस्टेक वाली थ्योरी अपने आप खारिज हो जाती है। अच्छा, वो कैसे? जमीन के रिकॉर्ड में एक नाम हटाकर दूसरा नाम चढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो कोई एक कदम का काम नहीं है। इसमें लेखपाल से लेकर कानूनगो और ऊपर के अधिकारियों तक की रिपोर्ट लगती है। ओह, मतलब कई स्तरों पर जांच होती है। बिल्कुल। और जब हम शिव गोविंद सिंह के मामले को देखते हैं, जहां साल 2007 की चकबंदी की आड़ लेकर साल 2013 में 7 अलग-अलग चकों का मालिकाना हक बदल दिया गया। 7 चकों का एक साथ? हाँ, और वो जमीन बिना किसी ठोस आधार के सूया देवी और गायत्री सिंह के नाम दर्ज कर दी गई। तो ये कोई भूल चूक नहीं हो सकती। 7 अलग-अलग दस्तावेजों पर एक साथ एक ही जैसी गलती कैसे हो सकती है? ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला सच है। ये पूरी तरह से एक समानांतर व्यवस्था है जहां असली मालिक को बेदखल कर दिया जाता है और उसे सालों तक भनक तक नहीं लगती। जमीन को कागजों से गायब करना तो वैसा ही है जैसे किसी इंसान के पहचान पत्र से उसकी तस्वीर ही मिटा देना। मतलब यदि कोई सरकारी रजिस्टर में किसी के अस्तित्व को ही शून्य कर दे तो वो इंसान अपने जीवित होने का प्रमाण आखिर कैसे देगा? यही तो सबसे बड़ी त्रासदी है। आप अपनी जमीन पर रोज खेती कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, लेकिन सरकारी नजर में आप वहां हैं ही नहीं। कोई भी इंसान अंदर से टूट जाएगा। लेकिन शिव गोविंद और उनके बेटे शैलेंद्र सिंह ने हार नहीं मानी।
बिल्कुल नहीं मानी। जब स्थानीय तंत्र से उम्मीद खत्म हो गई तो उन्होंने सीधे देश के सर्वोच्च कार्यालय का दरवाजा खटखटाया। 17 अप्रैल 2026 को उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय मतलब पीएमओ में अपनी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत संख्या भी बता दीजिए ताकि संदर्भ स्पष्ट रहे। हाँ बिल्कुल, उन्होंने पीएमओ के डिजिटल पोर्टल पर जो शिकायत दर्ज कराई उसकी संख्या है PMOPG/E/2026/006489। देखिए, ये कदम उठाना ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। कैसे? ये दर्शाता है कि एक आम नागरिक का स्थानीय प्रशासन से विश्वास किस कदर उठ चुका है। जब वो पीएमओ के पास जाते हैं तो ये लड़ाई अब सिर्फ उस 1.9 हेक्टेयर जमीन की नहीं रह जाती। तो फिर ये किसकी लड़ाई बन जाती है? ये सीधे तौर पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21 की लड़ाई बन जाती है। मतलब सम्मान के साथ जीने और आजीविका का अधिकार। एकदम सही कहा आपने। एक किसान के लिए उसकी जमीन सिर्फ कोई भौतिक संपत्ति नहीं है। वो उसकी पहचान है, उसकी जीवन यापन का एकमात्र साधन है। शिव गोविंद जी का वो मार्मिक कथन मुझे याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि यदि मेरी जमीन और मेरी पहचान ही छीन ली गई तो मेरे जीवन और स्वतंत्रता का क्या अर्थ रह जाएगा। बिल्कुल, अगर राज्य का तंत्र किसी से ये सब छीन लेता है तो वो उसके जीवन के अधिकार का सीधा हनन है। यहाँ पर ना एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास नजर आता है। मुझे लगता है कि ये हमारे पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी विडंबना है। वो कैसे? देखिए, एक तरफ हमारे पास पीएमओ का वो हाईटेक डिजिटल पोर्टल है। कोई भी इंटरनेट पर जाता है, अपनी शिकायत डालता है और तुरंत एक ट्रैकिंग नंबर मिल जाता है, जैसा शिव गोविंद जी को मिला। ये तकनीक त्वरित न्याय का वादा करती है। इंसान को लगता है कि अब तो सीधा दिल्ली से आदेश आएगा और सब ठीक हो जाएगा। हाँ, उम्मीद तो यही होती है। लेकिन जब वो डिजिटल शिकायत वापस जमीनी हकीकत में लौटती है तो होता क्या है? वो सीधे उन्हीं धूल फाकती कछुआ चाल से चलती स्थानीय राजस्व अदालतों के पास पहुंच जाती है, जिनके खिलाफ असल में वो शिकायत की गई थी। आप बिल्कुल सही नस पर हाथ रख रही हैं। ये असल में एक प्रशासनिक लूप है। एक लूप? हाँ, व्यवस्था ये मानकर चलती है कि शिकायत का निवारण तो जमीनी स्तर पर ही होगा। डिजिटल इंडिया में शिकायत तो सेकंडों में दिल्ली से आजमगढ़ पहुंच जाती है, लेकिन उसका निवारण करने के लिए जो मशीनरी बैठी है वो आज भी 19वीं सदी की मानसिकता से चल रही है। और यहीं से शुरू होता है असली खेल, मतलब नौकरशाही का खेल। बिल्कुल। नौकरशाही इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती है कि कोई भी आम इंसान सिस्टम से लड़कर नहीं बल्कि सिस्टम की देरी से थककर हारता है। ये बहुत गहरी बात कही आपने। देरी इस व्यवस्था का साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि देरी ही ये व्यवस्था है। और ये देरी कैसे एक हथियार बनती है, इसका सीधा उदाहरण हमें 8 मई 2026 की सुनवाई में देखने को मिलता है। हाँ, वो दिन बहुत महत्वपूर्ण था। जब पीएमओ से दबाव आया तो एसडीएम नरेंद्र कुमार गंगवार की अदालत में सुनवाई तय हुई। अब जरा उस दिन के घटनाक्रम की कल्पना कीजिए। एक 60 साल का दिल का मरीज किसान अदालत में खड़ा है, इस उम्मीद में कि आज शायद न्याय की कोई किरण दिखेगी। बिल्कुल। लेकिन तभी विपक्षी वकील अदालत में आते हैं, अपना वकालतनामा पेश करते हैं और कुछ दलीलों का हवाला देकर समय मांग लेते हैं, जो कि अदालतों में बहुत आम बात है। हाँ, लेकिन इसके बाद जो होता है वो चौंकाने वाला है। एसडीएम साहब अपने कोर्ट रीडर अरुण कुमार सिंह उन्हें अगली तारीख तय करने का निर्देश देते हैं और वो रीडर एक भारी सा रजिस्टर पलटता है और बिना किसी संवेदनशीलता के सीधे 15 दिन बाद की तारीख थमा देता है। मुझे हमेशा ये आश्चर्य होता है कि एक कोर्ट रीडर के पास इतनी ताकत कैसे आ जाती है कि वो न्याय की पूरी टाइमलाइन को ही अपनी मर्जी से मोड़ दे। देखिए, ये एक बहुत ही अहम बिंदु है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अदालत में जज या एसडीएम भले ही पीठासीन अधिकारी होते हैं जी, लेकिन फाइलों का पूरा प्रबंधन, कॉज लिस्ट तैयार करना और सबसे जरूरी अगली तारीखें तय करना, ये सब कोर्ट रीडर के हाथ में होता है। ओ, मतलब वो एक तरह से पूरा सिस्टम चला रहा होता है। एक तरह से हाँ। एक व्यस्त अदालत में जहां रोज सैकड़ों मामले आते हैं, अधिकारी पूरी तरह से अपने रीडर पर निर्भर होते हैं। रीडर इस प्रशासनिक मशीनरी का वो गेट कीपर है जिसके पास ये तय करने की अघोषित शक्ति होती है कि कौन सी फाइल कब ऊपर आएगी और कौन सी फाइल फाइलों के ढेर में सबसे नीचे दब जाएगी। तो ये 15 दिन की तारीख देना सिर्फ एक रूटीन काम नहीं था? बिल्कुल नहीं। 15 दिन का समय देना महज एक प्रशासनिक कदम नहीं है, ये सत्ता का प्रदर्शन है। ये बताने का एक तरीका है कि भले ही शिकायत पीएमओ से आई हो, लेकिन यहाँ की गति
हम ही तय करेंगे। लेकिन इसी 8 मई की सुनवाई के दौरान कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। हाँ, शैलेंद्र की वो खोज। बिल्कुल। शिव गोविंद के बेटे शैलेंद्र की पैनी नजर फाइलों पर पड़ती है और वो कुछ ऐसा देखते हैं जो किसी भी न्यायिक व्यवस्था की बुनियाद को हिला दे। वो मटेरियल करेक्शन वाला हिस्सा। हाँ, शैलेंद्र पकड़ लेते हैं कि राजस्व अभिलेखों में मटेरियल करेक्शन यानी बड़े बदलाव किए गए हैं। और सबसे भयानक बात यह है कि ये बदलाव तब किए गए जब मामला अदालत में विचाराधीन था। मतलब जब सारे रिकॉर्ड्स कस्टोडियल लेगिस में थे। कस्टोडियल लेगिस। हाँ, कानून की भाषा में कस्टोडियल लेगिस का मतलब है विधिक अभिरक्षा। इसका सीधा अर्थ है कि जब कोई दस्तावेज अदालत के संरक्षण में आ जाता है जी, तो वो दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पर माना जाता है। उसमें एक बिंदी या एक कॉमा का भी बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि अदालत खुद उसकी सत्यता की गारंटी ले रही होती है। तो अगर इसमें बदलाव हुआ है तो इसका क्या मतलब है? अगर विचाराधीन रहते हुए मूल रिकॉर्ड में छेड़छाड़ हो रही है तो इसका साफ मतलब है कि न्याय के मंदिर के गर्भगृह में भी सेंधमारी हो चुकी है। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है ना। मान लीजिए किसी ने अपने जीवन भर की कमाई एक बैंक के लॉकर में रख दी। बैंक की सुरक्षा एकदम चाक चौबंद है, ताला बंद है। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब वो इंसान एक दिन लॉकर खोलता है तो पैसे गायब मिलते हैं। अब यहाँ कोई बाहरी चोर तो ताला तोड़कर अंदर नहीं आया। सही बात है। अगर बैंक के बंद लॉकर से पैसे गायब हुए हैं तो ये स्पष्ट रूप से अंदर के ही किसी व्यक्ति का काम है जिसके पास मास्टर चाबी है। अदालत की सुरक्षा में रखे गए दस्तावेजों में बदलाव कैसे हो सकता है? ये तो सीधे तौर पर कर्मचारियों की मिलीभगत है। बिल्कुल। और इसी वजह से शैलेंद्र ने तुरंत एसडीएम से प्रारंभिक जांच यानी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की मांग की, जो कि उनका हक था। हाँ, लेकिन जब एक नागरिक व्यवस्था के इस अंदरूनी भ्रष्टाचार को रंगे हाथों पकड़ लेता है तो आपको क्या लगता है व्यवस्था क्या करती है? मुझे डर है कि व्यवस्था खुद को बचाने की कोशिश करती है। एकदम सही। यहां से जो प्रशासनिक चालाकी शुरू होती है वो इस पूरी कहानी का सबसे स्याह पहलू है। जब कोई नागरिक सिस्टम की नस दबाता है तो सिस्टम अपनी रक्षा के लिए तुरंत एक रक्षात्मक चक्रव्यूह रच देता है। मतलब वो अपनी गलती नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल नहीं। उल्टे वो आरोप लगाने वाले नागरिक को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। और यही कारण है कि आज की तारीख यानी 19 मई 2026 का जो घटनाक्रम है वो इतना महत्वपूर्ण है। ओह हाँ, आज की रिपोर्ट 19 मई को कोर्ट रीडर अरुण कुमार सिंह अपनी जांच आख्या एसडीएम को सौंपते हैं। और जरा इस बात की विडंबना देखिए। क्या हुआ रिपोर्ट में? जिस कोर्ट रीडर पर फाइलों को मनमाने ढंग से संभालने 15-15 दिन की मनमानी तारीखें देने का आरोप है, उसी व्यक्ति को पीएमओ से आई इस शिकायत की जांच सौंप दी गई। ये तो कमाल ही हो गया, है ना? ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी संदिग्ध को खुद अपनी अपराध की जांच करने के लिए कह दिया जाए या फिर किसी छात्र को उसकी खुद की परीक्षा की कॉपी जांचने के लिए दे दी जाए। हाँ, वो न सिर्फ खुद को पूरे नंबर दे देगा बल्कि नीचे एक नोट भी लिख देगा कि सवाल पूछने वाले शिक्षक की गलती थी। बिल्कुल। और जब हम उस रिपोर्ट को देखते हैं तो ये बात और भी पुख्ता हो जाती है। उस रिपोर्ट में बड़ी चतुराई से असली मुद्दे को गोल कर दिया गया है। तो उन्होंने कस्टोडियल लेगिस वाले फर्जीवाड़े का कुछ नहीं लिखा, एक शब्द भी नहीं। उस गंभीर फर्जीवाड़े और रिकॉर्ड में हुई छेड़छाड़ का कोई जिक्र ही नहीं है। तो फिर रिपोर्ट में लिखा क्या है? इसके बजाय रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि शिव गोविंद ने धारा 210 और 219 के तहत अपील पहले ही कर रखी है, जिसकी सुनवाई 22 मई को होनी है। मतलब तकनीकी शब्दों का जाल। हाँ, और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रिपोर्ट में सबसे बड़ा वार ये किया गया है कि आवेदक खुद मामले की सही से पैरवी नहीं कर रहे हैं। क्या? हाँ, लिखा है कि वो केवल बार बार प्रार्थना पत्र देकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप ही के रिकॉर्ड रूम में कागज बदल दिए गए, आप ही तारीख पर तारीख दे रहे हैं और फिर आप एक बीमार बुजुर्ग पर आरोप लगा रहे हैं कि वो मामले की ठीक से पैरवी नहीं कर रहा है। और तो और इसी आधार पर रीडर ने सिफारिश कर दी कि मामले को निक्षेपित यानी बंद कर दिया जाए। देखिए, इसे प्रशासनिक भाषा में डिफ्लेक्शन कहते हैं, मतलब ध्यान भटकाना। डिफ्लेक्शन? हाँ, नौकरशाही जब फंसती है ना तो वो तकनीकी शब्दों का एक ऐसा जाल बुनती है जिसमें कोई भी आम आदमी उलझ कर रह जाए। हरी भरकम शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया गया ताकि मटेरियल करेक्शन जैसे असली और संगीन अपराध पर पर्दा डाला जा सके। पीएमओ को तो बस एक रिपोर्ट चाहिए थी कि शिकायत पर कार्रवाई हो गई, तो उन्होंने कागज का पेट भर दिया। लेकिन शैलेंद्र और शिव गोविंद इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे।
उन्होंने तुरंत ऑनलाइन फीडबैक दर्ज किया। क्या लिखा उन्होंने? उनके शब्द बहुत स्पष्ट और सीधे थे। उन्होंने लिखा कि रीडर अरुण कुमार ने झूठी रिपोर्ट लगाई है, वो किसी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और मनमाने ढंग से फाइल पर तारीखें लगाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है ना? एक आम नागरिक का सरकारी रिकॉर्ड पर इतनी स्पष्टता से ये लिखना कि आप झूठ बोल रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रतिरोध है। बिल्कुल है, और ये प्रतिरोध इसलिए भी अहम है क्योंकि ये डर के खत्म होने का प्रतीक है। अक्सर लोग सरकारी तंत्र से टकराने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि तंत्र उन्हें कुचल देगा। लेकिन जब दांव पर आपकी पूरी जिंदगी, आपकी जमीन और आपका वजूद लगा हो, तो डर पीछे छूट जाता है। सही बात है। शैलेंद्र का वो फीडबैक सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है, वो इस पूरी भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ एक चार्जशीट है जो उन्होंने सार्वजनिक पटल पर दर्ज कर दी है। ये सब कुछ देखकर ना मन में एक अजीब सी हलचल होती है। एक तरफ बहुत गुस्सा आता है कि व्यवस्था इतनी संवेदनहीन कैसे हो सकती है, स्वाभाविक है। और दूसरी तरफ एक गहरा सम्मान है शिव गोविंद और उनके बेटे के लिए, जो इस पहाड़ जैसी मशीनरी से बिना डरे टकरा रहे हैं। ये सिर्फ 1.919 हेक्टेयर जमीन का मामला नहीं रह गया है। बिल्कुल नहीं। आने वाली 22 मई की तारीख, जो इस मामले की अगली सुनवाई का दिन है, अब केवल इस परिवार की लड़ाई का दिन नहीं है। सच कहा आपने। 22 मई अब आजमगढ़ की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की सत्यनिष्ठा का लिटमस टेस्ट बन चुका है। एक बहुत बड़ा टेस्ट। क्या एसडीएम उस मटेरियल करेक्शन की असली जांच करेंगे? क्या उस विधिक अभिरक्षा में हुई सेंधमारी के लिए किसी की जवाबदेही तय होगी, या फिर नौकरशाही की इस चालाकी और तकनीकी शब्दों के जाल के नीचे एक और किसान का स्वाभिमान हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? ये बहुत डरावना ख्याल है। और ये मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक नज़ीर पेश करेगा। अगर कस्टोडिया लेगिस में रखे दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने वाले आराम से बच निकलते हैं, तो फिर इस देश की किसी भी अदालत, किसी भी राजस्व रिकॉर्ड पर कोई इंसान कैसे भरोसा करेगा? और यही वो बात है जो इस पूरी चर्चा को सिर्फ शिव गोविंद जी की कहानी से निकालकर हर आम इंसान के दरवाजे तक ले आती है। बिल्कुल। हम अक्सर ये सोचकर ऐसी खबरों से पल्ला झाड़ लेते हैं कि अरे ये तो किसी दूर दराज के गांव के किसान का मामला है, हमारा इससे क्या लेना देना। लेकिन जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए। हाँ, ये सोचना बहुत जरूरी है कि हम सब उसी व्यवस्था का हिस्सा हैं। बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही थी कि जरा सोचिए, किसी ने आखिरी बार अपनी प्रॉपर्टी के कागजात, अपना म्यूटेशन रिकॉर्ड या अपनी डिजिटल पहचान के दस्तावेज कब चेक किए थे? बहुत कम लोग करते हैं। हम सब इस बात को लेकर आश्वस्त रहते हैं कि सरकार के पास हमारे रिकॉर्ड पूरी तरह सुरक्षित हैं। लेकिन क्या होगा अगर आज रात किसी सरकारी दफ्तर के किसी बंद कमरे में कोई क्लर्क चुपचाप किसी की फाइल से एक पन्ना निकाल दे, या फिर डिजिटल रिकॉर्ड में महज एक अंक बदल दे? हाँ, उस इंसान को इसका पता चलने में कितने साल लग जाएंगे? और जब पता चलेगा तो क्या किसी के पास इतना समय, इतना पैसा और इतनी ऊर्जा होगी कि वो उसी सिस्टम से लड़ सके जिसने वो गलती की है? ये एक बहुत ही बेचैन कर देने वाला सवाल है, क्योंकि जब सबूत मिटाने वाला ही उस सबूत की सुरक्षा का प्रभारी हो, तो फिर न्याय की उम्मीद किससे की जाए? इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इस समाज में सच का असली मालिक आखिर कौन है? क्या वो नागरिक जिसने उस सच को अपनी रगों में जिया है, या वो तंत्र जिसके पास महज एक कलम की नोक से उस पूरे सच को सरकारी कागजों से हमेशा के लिए मिटा देने की ताकत है? अगली बार हम फिर किसी ऐसे ही अहम मुद्दे की गहराइयों में उतरेंगे। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए।